नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने अपने सिटी 24 न्यूज चैनल के दर्शकों को बताया था कि हमारा एक खास प्रोग्राम रूबरू शुरू हो गया है, जिसमें हम शहर की शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज हमारी मेहमान है एफपीएआई की ग्वालियर की ब्रांच मैनेजर नीलम दीक्षित जी। तो नीलम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने वो प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके माध्यम से जन समुदाय तक विभिन्न जानकारियां जाती हैं और समाज के लिए वो बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि विभिन्न संस्थान को आप बुलाते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं और कहाँ किसको किस संस्थान से जरूरत पड़े ये हम नहीं जानते। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम के लिए। और मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक हूँ, यहाँ ग्वालियर शाखा में। और लगभग पिछले 30 साल से यहाँ पर अपना कार्यकाल में काम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन लगभग 30 साल से ग्वालियर में क्या कार्य कर रही है और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ग्वालियर। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था है। राष्ट्र में हम देखें तो 40 जगह पे संस्थान काम कर रहा है और मुख्य हमारा उद्देश्य है कि समाज में जागरूकता फैलाना और सेवा देना। तो ये दोनों ही काम हम कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता भी उतनी जरूरी है सेवा लेने के लिए। तो लोगों को विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और जो सेवाएं वो हॉस्पिटल से नहीं ले पाती हैं तो उनके दरवाजे पे जाके वो सेवाएं दे रहे हैं। तो क्षेत्र में हम लोग आउटरीच में काम कर रहे हैं। हमारे 3-4 क्लिनिक हैं शहर में, जिनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवाओं से जोड़ पाए। तो मतलब महिलाओं को आप जो सेवा देती हैं, घर घर जाके आपकी संस्था कार्य करती है, तो जिन महिलाओं को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी संस्था क्या क्या काम करती है, वो आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं जिससे उनको पता लगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग सारी सुविधाएं महिला और बच्चों के स्वास्थ्य से जो जुड़ी हुई है और किशोरों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है वो संस्था दी जा रही है। सामान्य जांच है, गर्भवती महिलाओं की जांच है, टीकाकरण है, गर्भवती महिलाओं की जो जांचें होती हैं, जो भी जरूरी जांचें हैं वो भी बिल्कुल सामान्य स्तर पे जो पैसा नहीं दे सकती हैं वो सब वहां उपलब्ध कराई जाती हैं। लगातार जैसे 9 महीने तक 3 जांचें होनी है वो सब संस्था में करवाई जाती हैं। आरटीआई एसटीआई जो भी इन्फेक्शन है महिलाओं के, जिसके लिए वो कहीं नहीं जाती, वो बताती भी नहीं है, वो महिला चिकित्सक हमारे पास 4 हैं, अलग अलग सेंटरों पे बैठे हुए हैं, वो लोग वो सुविधाएं भी देते हैं। इसके अलावा जो बच्चियां जिनको गायनिक कोई समस्या है और किशोरों की जानकारी लेने की समस्या है, वो सारी छोटी छोटी समस्याएं सारी संस्था पे उपलब्ध हैं। तो लगभग हम लोग पूरी परिवार कल्याण के साधन भी देते हैं, ऑपरेशन भी शासन के थ्रू जो दिए जाते हैं वो सब देते हैं और शासन से भी एक तरह से संस्था जुड़ी है। तो जैसा आपने बताया कि आपके यहाँ टीकाकरण, महिलाओं की जो समस्या बीमारियां होती हैं, तो हम लोग उनको समय रहते, जैसे जिन गांव के क्षेत्र में अधिकांश अभी भी ग्वालियर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो उन महिलाओं तक अपन कैसे पहुंचते हैं स्वास्थ्य के लिए जानकारी। क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रखा, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ नहीं पाते। तो हमारी एक मोबाइल यूनिट है जो कि निरंतर गांव में और शहरी पिछड़े क्षेत्रों में जाकर कैंपों का आयोजन करती है, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है और वहां पर वो ओपीडी अरेंज करते हैं और वहां उनको दवाएं देते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जिनको वहां पर दवा दे के हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, तो वो यूनिट वहां से उनको रिफर करती है सेंटर पे और फिर सेंटर में उनको पूरी सुविधाएं दी जा सकती हैं। मैं एक चीज बताना भूल गई कि जैसे आजकल कैंसर बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, तो संस्था उसके लिए भी क्षेत्र में जाकर लोगों को सर्वाइकल कैंसर के लिए जानकारी दे रही है, उसके लिए टीके लगवा रही है, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करवा रही है। तो जो स्क्रीनिंग की सर्विसेज हैं वो बाहर कहीं कराते हैं तो बहुत महंगी है, संस्था में वो बहुत ही 50 रुपए का एक पर्चा जैसे सरकार की में बनता है 20 का लोएस्ट को, हाँ, उस पर्चे पे वो पूरी जांचें उनकी उपलब्ध नॉर्मल प्रकार से कर सकते हैं। तो जो अधिकांश बीमारियां आज जैसे सुनने को काफी आ रही, जैसे आपने बताया कैंसर जैसी, वो महिलाओं में अधिकांश ये सुनने को आ रही, क्या कारण हो सकते हैं इसके कि उन्हीं को ये बीमारी होती है। मतलब ये सर्वाइकल कैंसर में तो जहां तक जो हमने देखा है कि महिलाएं इस विषय में बात ही नहीं करती। आप महिलाओं को शुरू से अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है वो किसी से नहीं जिक्र करती, क्योंकि एक संकोच है, गांव में ऐसा माहौल नहीं है कि वो इस विषय पे किसी से बात करे। और अगर वो डॉक्टर के पास भी जाती है तो इतनी भीड़ लाइन, तो वो सोचती है छोड़ो, ये तो छोड़ो ही,
बाकी दवा ले लेते हैं। तो ये चीज टलते टलते जब बिल्कुल लास्ट स्तर पे पहुंचती है, जब उनसे बिल्कुल नहीं झेला जाता, तब डॉक्टर के पास आती है। तो डॉक्टर के पास जब आती है तो वो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो रिफर करने की स्थिति में होते हैं। तो इसलिए ये चीजें बढ़ती जा रही है, और पहली जरूरत है लोगों को इसके बारे में संवेदनशील बनाने की, कि भैया इस मुद्दे पे भी बात करो, इस पे भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और ऐसी भी संस्थाएं हैं जो बिल्कुल निःशुल्क ये सेवाएं दे रही हैं, तो वहां जुड़ो। तो हम आपकी जो संस्था है फैमिली प्लानिंग जी एसोसिएशन, जी तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में ये महीने में कैंप लगाती है, 6 महीने में लगाती है, साल में, मतलब कैसे कैंप लगाते हैं? महीने में 5 कैंप तो लगभग लगाते हैं, हफ्ते में 1 कैंप होता ही है। वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी पिछड़े क्षेत्र में हो। जैसे आज ही हजीरा में, यहाँ पीछे इलाके में आज कैंप था। तो निरंतर हफ्ते में 1 कैंप तो जागरूकता का होता है और 1 कैंप सेवा देने का होता है। तो लगभग 2 कैंप हर क्षेत्र में होते हैं। तो इसमें आपने बताया कि अभी हाल ही में शहर में भी कैंप लगा था, तो उसमें हम लोग और जो बहनें आती हैं, महिलाएं आती हैं, तो कुछ गर्भवती भी होती हैं, कुछ बच्चों के साथ आती हैं, तो उनको हम मतलब जैसे क्या पर्चा बना के उनकी फाइल बनाते हैं कि कब आपको कौन सा टीका लगना है, क्या, तो वो थोड़ा सा आप बताएं। तो जब जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र में कैंप लगा है, तो वहां पर एक पर्चा बनता है जिसमें कि एक नंबर दिया जाता है। जैसे जब हम क्षेत्र में काम करते हैं तो 501 मतलब 5 से नंबर चलेगा। जब क्लिनिक पे सेवा देते हैं तो कोई एक नंबर अलग होता है। तो वहां पर उस पर्चे पे वो 501 502 नंबर होता है। उस नंबर पे वहां पर उसको सेवाएं दी जाती हैं, खांसी जुकाम बुखार, और भी कोई जो वहां पर ही ट्रीटमेंट हो सकता है वो दवाएं। अगर उसको मान लो वो गर्भवती है, तो अब उसको पैथोलॉजी जांचों की जरूरत है, तो उसी पर्चे पे डॉक्टर लिखेगी कि बेटा कल तुम गोला का मंदिर पहुंच जाना, तो यही पर्चा लेके जाना, तो तुम्हें बाकी सेवाएं मिल जाएगी। तो फिर वो 501 नंबर का पर्चा जब यहाँ आएगा, तो यहाँ वहां पर रजिस्ट्रेशन में वो लिख देते हैं कि कैंप थ्रू आउटरीच कैंप से आया है, और उसकी आगे की सेवाएं वहां दे दी जाती हैं। तो इस तरह से ये लगातार सेवाएं उनकी तो पर्चे के बाद उनकी मतलब कि जैसे जिनको जरूरत है टीकाकरण की, जैसे बच्चों को हर महीने 1 महीने बाद टीकाकरण लगता है, तो क्या हम उसको क्या फाइल बनाते हैं, उसकी कैसे चिन्हित करते हैं कि इनको ये टीके लग चुके हैं, ये आगे लगेंगे? तो इसमें एक कार्ड बनाया जाता है। एक कार्ड तो पर्चा उसके पास रहता ही है, दूसरा कार्ड जब वो सेंटर पे जाती है तो एक उसका कार्ड बनता है, क्योंकि आजकल सारी जानकारी ऑनलाइन जाती है। तो वहां पर कि इतने माह की गर्भवती महिला थी, पहला टीका शासन में लग चुका है, दूसरा टीका कैंप में लगा, तीसरे टीके के लिए वो यहाँ आई है, और डॉक्टर की जांच और पैथोलॉजी जांचें भी हुई है। तो उस पर्चे पे लिखना पड़ता है कौन कौन सी जांचें हुई है, क्योंकि अगर वो डिलीवरी के लिए शासन पे जाती है तो भी वो कार्ड उसका काम आता है, और अगर वो लगातार यहाँ भी जांच के लिए आती है तो वो उसका कार्ड काम आता है। तो 2 कार्ड बनते हैं, एक शासन के कार्ड पे भी एंट्री करनी पड़ती है, और एक हमारे यहाँ जो कार्ड बनता है उस पर भी हम लोग सारी फाइलिंग डालते हैं। तो आपने सुना कि कैसे महिलाओं की बीमारियों को लेकर एफपीए चिंतित रहता है और समय समय पर ये ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में कैंप लगाता है। तो मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी संस्था से अभी कितनी महिलाएं लगभग जुड़ी होंगी जो आपके साथ ये समाज सेवा के रूप में काम करती हैं? आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हमारे साथ कम से कम 3-4 हजार महिलाएं जुड़ी हैं, जो कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं। क्योंकि हमारे पास स्व सहायता समूह है, हमारे पास महिला मंडल है, हमारे पास हमारे लिंक वर्कर हैं, जो कि हमने 2-2 हजार की पॉपुलेशन पे जो बैठाए हुए हैं। तो ये सब स्टेक होल्डर की जैसे हमारे साथ काम करते हैं, क्योंकि जब कभी भी गांव में कोई दिक्कत होती है तो यही वो लोग हैं जो सूचित करते हैं कि मैडम यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर आप कैंप करवा दीजिए, या यहाँ पे गर्भवती महिलाएं ज्यादा हैं जो कि शहर नहीं जा पाएंगी। आपने मतलब कि अपने वॉलेंटियर में शब्द का उपयोग करूं कि हर गांव में या हर वार्ड में या हर क्षेत्र में एक संस्था के उसमें बना रखे हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ इसकी आवश्यकता है, तो उसके माध्यम से ये सेवाएं ये सेवाओं की चेन चलती रहती है। जैसे मान लो अवाटपुरा से कोई फोन आया कि मैडम हमारे क्षेत्र में बहुत बच्चे हैं जिनको की उल्टी दस्त की शिकायत हो गई है, तो फिर हमारी टीम भी पहुंच जाती है। बहुत बार शासन की भी टीम पहुंचती है, तो शासन के साथ भी काम करते हैं, और हमारी टीम पहुंचती है तो फिर हम लोग उनको दवा ORS और जो भी और जरूरत पड़ती है तो रिफर करने का भी काम करते हैं। तो संस्था के एक पर्चे पे उन्हें रिफर भी करते हैं कि मान लो किसी को ज्यादा दिक्कत है। तो ऐसा कोई आपके जहन में अभी कोई ऐसा एक केस है जिसमें कभी कुछ मतलब परेशानी आई हो कि महिला का केस बिगड़ा हो, उसको आपको संभालने में दिक्कत आई हो, इसको याद आ रहा हो आपके जहन में? हाँ, एक बार अभी जैसे मतलब गांव में बहुत लाइटली लेती हैं महिलाएं कोई दिक्कतों को, तो एक महिला ऐसे दिखाने आई, तो उसमें वो गर्भवती महिला थी, पूरा 8-9 महीना होगा,
और वो पूरा गट्ठा सिर पे रख के ऐसे 1:30 बजे के टाइम, तो लगभग कैंप हमारा खत्म ही हो रहा था और उस दिन हमने हीमोग्लोबिन जांच का शिविर रखा था। तो सबका हीमोग्लोबिन हम लोग देख रहे थे और जनरली गांव में हीमोग्लोबिन कम भी होता है, 7-8 निकलता है, जबकि हम सोचते हैं कि 10-11 होना चाहिए। तो वो महिला भी आई तो हम लोगों ने कहा कि तुम भी जांच करा लो, गर्भवती थी। तो बोली कि अब तो मैं क्या करना है, अब तो डिलीवरी होने ही वाली है। तो हमने कहा अब तुम आई हो तो करा लो। तो अब हमने उसका हीमोग्लोबिन जब किया, तो हीमोग्लोबिन करने के बाद हम लोग इतना डर गए कि हम उसको भी नहीं बता पा रहे। 9 महीने की प्रेगनेंसी, खेत से काम करके आ रही, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं, उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम। अरे अब ये हम जानते हैं, डॉक्टर जानता है कि अब ये डिलीवरी हुई तो ब्लीडिंग इतनी होगी कि जच्चा बचाए कि बच्चा बचाए। अब ये उसको भी नहीं बता सकते। फिर उसके घर की माता जी को बुलाया, फिर वो बोला कि लेकिन अब 9 महीने पे डॉक्टर के पास इतना टाइम ही नहीं है कि 15 दिन में क्या करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर इंजेक्शन पे ले जाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। तो सिचुएशन अभी भी ऐसी है कि महिलाएं गंभीरता को समझती नहीं है। जब हमने उससे पूछा कि कोई दिक्कत हो रही थी, बोली चक्कर तो आता ही रहता है, अब इसमें तो चक्कर आता ही है, 9वां महीना चल रहा है। तो बहुत सामान्य से ले लेती हैं और हम लोग जानते हैं कि वो अभी कितनी मतलब जोखिम में है आज की तारीख में। मतलब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में हिम्मत, जज्बा और ताकत होती है कि उनको खुद नहीं पता कि उनके अंदर अभी बीमार हैं या वो स्वस्थ हैं। अभी इसकी तो जांच होने के बाद ही हम पता कर सकते हैं। तो ये जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के क्षेत्र में भी आपकी संस्था काम काफी टाइम से कर रही है, तो इसमें कुछ युवा पीढ़ी भी आप जुड़ी हुई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ शहर के 60 युवा करीब जुड़े हैं। यूथ कारवां करके हमने एक युवाओं का बनाया है ग्रुप। ये युवा लगातार संस्था से जुड़े रहते हैं और महीने में एक बार इनकी मीटिंग होती है और ये खुद ही अपने कार्यक्रमों को संगठित करते हैं, बनाते हैं। तो ज्यादातर ये युवा नुक्कड़ नाटक करते हैं, ज्यादातर छोटे छोटे जो मीटिंग है वो करते हैं। स्कूल कॉलेजों में हमारे सीरीज चलती है एजुकेशन की, जिसमें 7 क्लासें ली जाती है, तो ये युवा ही वो लेते हैं। तो इस तरह से ये युवा लगातार जुड़े रहते हैं और संस्था की तरफ से 3 युवाओं को हम लोग हमारी कार्यकारिणी में भी लेते हैं। तो वो जो 3 युवा कार्यकारिणी में होते हैं उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी होती है, तो जो भी बड़े निर्णय होते हैं उनमें भी वो शामिल होते हैं। तो इस तरह से युवाओं को, और ये हमारी कार्यकारिणी से नेशनल लेवल पे भी एक युवा जाता है। तो वर्तमान में अभी भी हमारे साथ आकृति जो जुड़ी हुई है वो हमारी नेशनल लेवल पे हमारी सदस्य है। तो वो हमारी राष्ट्रीय स्तर पे वहां पर बैठ के वहां के निर्णयों को भी ले रही होती है। तो युवाओं को ऊपर तक ले जाने का काम संस्था करती है और संस्था बहुत अच्छी काउंसलिंग प्रशिक्षण भी प्राप्त है, क्योंकि संस्था को समय समय पर, जैसे कि अभी बैंकॉक में पहले हुआ था, ट्रॉमा मैनेजमेंट और काउंसलिंग स्किल, तो यूथ को किस तरह से काउंसलिंग करना है, उनके स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, उनकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य की, जिसको कि अगर समाज में बात करें तो वो लोग कहते हैं कि युवा को स्वास्थ्य की क्या समस्या हो सकती है, सही बात। लेकिन उनकी बहुत समस्याएं होती हैं। तो वो काउंसलिंग सेंटर है जहां पर वो अपनी समस्याओं को कहते हैं और निसंकोच उसका उनको परामर्श भी मिलता है। और इस तरह से युवाओं का जो एक चैनल है, 60 युवा है, वो बहुत ही सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो हम क्या युवाओं के लिए भी कोई ऐसे सेमिनार का आयोजन करते हैं जिनको एफपीए के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी देते हैं? हाँ, ये जो युवा है इनको हम लोग, जैसे उनकी हर महीने जो मीटिंग है उसमें बहुत सारी पॉलिसी है, उनके बारे में जानकारी देते हैं। युवाओं की क्या अप्रोच है, शासन की क्या पॉलिसी है, उनमें उनको क्या फायदा मिल सकता है। अभी हाल ही में हमारी एक यूथ है जिसको कि अभी क्या ब्रांड एम्बेसडर जो संस्था है शासन की तरफ से बनाया जाना, उसमें भी उसका नाम गया है। तो जहां भी युवा को फायदा होना होता है और वो सक्रिय है, तो वहां उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसमें लगभग आपने बताया कि अभी आपके इसमें 60 युवा जुड़े हैं। हाँ जी। जैसे शहर के कई युवाओं को अभी एफपीए के बारे में जानकारी नहीं है, अगर उनको जानकारी हो तो वो भी जुड़ेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी युवा हैं और वो कुछ सक्रिय है और समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो एसपीआई में उनका स्वागत है, क्योंकि एसपीआई उन्हें प्रशिक्षण भी देती है, उन्हें रोजगार से भी जोड़ती है और उन्हें नेशनल लेवल तक जाने का मौका भी देती है। तो सारे युवाओं से अपील है कि वो कम से कम संस्था में आए और संस्था की गतिविधियों से जुड़े और अपना नाम, शासन का नाम, ग्वालियर का नाम और एसपीआई का नाम आगे बढ़ाएं। जैसे आज के जनरेशन में एक बहुत बड़ी समस्या, मतलब ये थी तो बहुत पुरानी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे संसाधन बढ़े हैं वैसे वैसे समस्या भी बढ़ी है। तो क्या आपकी इस फैमिली प्लानिंग में कुछ लोग
भ्रूण की जांच कराने के लिए भी प्रेशर करते हैं, आते हैं या संबंध निकालते हैं? कुछ ऐसा कभी आपके मामले में सुनने को आया है? ग्वालियर चंबल संभाग एक समय में भ्रूण हत्या के लिए काफी चर्चित था, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों से जो कि शासन की इतनी सक्रिय और निगरानी है, तो शहर में तो ऐसी चीजें नहीं है कि लोग आके कोई कहे कि हमें भ्रूण की लिंग की जांच करानी है। और एफपीआई का जो एक सेंटर है वो कहीं ना कहीं शासन से जुड़ा ही माना जाता है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम है, परिवार कल्याण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। तो एफपीआई में कभी इस तरह का क्लाइंट नहीं आया, और एफपीआई में सिर्फ हम लोग गर्भवती महिलाओं का ही से कोई ये सेवा दे पाते हैं। तो आज की जनरेशन को देखते हुए, आज की महिलाओं के क्षेत्र में, चूंकि आपकी संस्था काफी लंबे समय से काम कर रही है, युवा भी आपके क्षेत्र में जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि देखो, महिलाओं में बहुत ताकत होती है, बहुत आत्मशक्ति होती है और बहुत कुछ कर सकती है समाज में, और ऐसा कोई काम नहीं है कि वो ना कर पाए। तो अपनी इस ताकत को वो समझे, एफपीआई उनके साथ है। जहां कहीं भी उनको स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है, तो पैसे की कि कैसे दिखाएंगे, कहाँ दवाई लेंगे, सब चिंताएं छोड़ के वो वहां दिखा सकती है, क्योंकि वहां उनको दवा भी उपलब्ध करा देते हैं अगर नहीं है उनके पास पैसे। और नो रिफ्यूजल पॉलिसी है एफपीआई की, तो कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आया है तो हम उसे किसी भी रूप में वापस नहीं करते। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं, उनको बहुत सारे रोजगारों से, छोटे छोटे रोजगारों से जोड़ रहे हैं, जैसे कि अभी मसाला चक्की क्षेत्र में लगाई है। महिलाओं को पंचायत की जो योजनाएं उनसे भी बांधने का काम कर रहे हैं। तो महिलाएं जितना ज्यादा जुड़ेंगी, महिलाओं का संगठन है, उन्हें आगे बढ़ाने में, उनको साथ लेके चलने में हमें बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आपने सुना कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को एकत्रित करने के लिए, महिलाओं को स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रही है ग्वालियर में, जिसमें यहाँ शाखा प्रबंधक नीलम दीक्षित जी आज हमारे चैनल पर आई, उन्होंने जानकारी दी। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी दी। और हमारे दर्शकों को आप, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस उम्र में पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी अच्छे दोस्त हैं, हमें अच्छे दोस्त बनाने हैं। समाज में कुछ ना कुछ सकारात्मक करते रहने के लिए हमें जुड़े रहना चाहिए। कोई ना कोई सामाजिक संस्था से जरूर जुड़िए, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि एफपीआई, और भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम लोग खुद ही बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आप किसी भी इस संस्था से जुड़ के अपने आप को ऊपर लाइए, क्योंकि हर संस्था आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। और हमारे बहुत सारे युवा हैं जो बेटी है तो कल संस्था से भी जुड़े हुए हैं, वो भी सदैव बच्चियों को और युवाओं को आगे लाने में काम कर रहे हैं। तो इन किसी भी संस्था से जुड़ के अपने आप को ऊपर लाएं, और ताकि समाज में आपका एक स्थान बने। और जब समाज में स्थान बनता है ना, तो हम अपने आप में ऊपर आ जाते हैं। तो आपने सुना कि युवा कहीं ना कहीं समाज सेवा से भी जुड़े, अच्छी संस्थाओं से भी जुड़े और अपनी शिक्षा का ध्यान रखें। तो मैडम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आई और आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।